Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. This is part 18 of our Conquer Seaside series. आज के इस पार्ट में हम लोग ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन कवर करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। ओके, जैसे आपको बोल देगा कि क्यूब को आपने क्यूबॉइड में चेंज कर दिया है, तो बताओ अगर यहाँ पे साइड ए थी तो यहाँ पे साइड कितनी हो जाएगी, ये सरफेस एरिया पूछ लेगा। या तो पार्क के क्वेश्चंस आते हैं कि पार्क है ऐसा कुछ, उसमें फुटपाथ बना हुआ है, मान लो 5 मीटर का विथ का, तो बताओ इसका एरिया कितना होगा पाथ का। या तो इसकी प्राइसिंग दे देगा कि इस पे फ्लोरिंग हो रही है ना, तो उस पे कितना पैसा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से। तो उसको स्टार्ट करने से पहले, अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते ही हैं तो पहले हम लोग सारे फॉर्मूले देख लेते हैं, जितने भी फॉर्मूले होते हैं उसको याद कर लेते हैं, और बिल्कुल ईजी होते हैं, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही होते हैं, कुछ भी नया नहीं होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ज्योमेट्री में सबसे पहले जो सबसे सिंपल जो आता है फिगर पॉलीगन है ना, वो आता है स्क्वायर का, है ना। तो ये देखो, ये हमको पता होता है, अगर हम लोग साइड मान लें स्क्वायर की ए है, ठीक है, तो चारों साइड इक्वल होती हैं, ये तो हमको पता होता है स्क्वायर में। अगर ये ए है ना, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, है ना। तो ये तो चीज़ क्लियर है। अब याद क्या रखना है कि इसका डायगनल क्या होगा, है ना। अगर साइड ए है तो इसका डायगनल होगा a√2। ओके, वैसे तो आप निकाल भी सकते हो, जैसे ये अगर ए है ना, और ये भी ए है, और हमको पता है स्क्वायर का ये वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब इसमें पाइथागोरस लगा दो, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायगनल का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा डायगनल का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे अंडर रूट कर दोगे, तो ये ए स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a√2, ठीक है। तो वही चीज़ है, डायरेक्ट निकाल भी सकते हो, लेकिन अगर याद होगा तो फिर टाइम बचेगा, ठीक है। अब एरिया क्या होता है स्क्वायर का, सबको पता होता है ए स्क्वायर होता है, ओके। और पेरीमीटर क्या होता है 4a, ठीक है। पेरीमीटर होता क्या है ये एक बार समझ लो, है ना। पेरीमीटर होता है जिसमें जितनी भी साइड हैं उन सब का सम, है ना, उन सब के लेंथ का सम, ठीक है। जैसे ये ए है, ये भी ए है, ये ए है तो ये भी ए है ना। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए क्या हो गया, 4a हो गया। तो वही हो जाएगा इसका पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर समझ गए, सारी साइड्स के लेंथ का सम होता है पेरीमीटर, ये बार बार आएगा, ठीक है। चलो अब ये स्क्वायर तो शॉर्टेड हो गया। अब देखते हैं रेक्टेंगल, है ना। रेक्टेंगल में क्या होता है कि साइड डिफरेंट हो जाती हैं बस, है ना। जैसे अगर बड़ी वाली साइड को हम लोग ज़्यादातर लेंथ मानते हैं, है ना, उसको एल से लिख देते हैं, और जो छोटी वाली साइड होती है उसको हम लोग ब्रेथ बोलते हैं, उसको हम लोग बी से लिख देते हैं, है ना। तो सिंपल इसमें भी ये देखो, ये बी है, ये एल है, और ये 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल में, सारे जितने भी एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो बस इसको भी आप पाइथागोरस से निकाल सकते हो, है ना। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायगनल स्क्वायर होगा, है ना। फिर स्क्वायर उधर ले जाओगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें डायगनल क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका एरिया क्या होगा, एल इंटू बी, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया होता है रेक्टेंगल का। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, फिर से वही करते हैं, सारी साइड का सम कर देते हैं। ये एल है ना, तो ये ऊपर वाली भी एल होगी, है ना, और ये वाली बी होगी, ठीक है। तो बस सम कर लो, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, है ना। मतलब ये हो गया एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, है ना। तो अभी ये 2l हो जाएगा, 2l प्लस 2b हो जाएगा, इससे 2 कॉमन ले लिया है बस, है ना। तो 2 बार ले लो तो अंदर क्या बचेगा, l प्लस बी बचेगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस अगर आपको पता है कि किस में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ, है ना, डायगनल वगैरह, तो फिर वैसे ही निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो रेक्टेंगल भी हमारा शॉर्टेड हो गया, याद करते जाना साथ ही साथ में, है ना। वैसे तो ये PDF में मिली जाएगी, इसको अच्छे से प्रिंट करवा के इसी से याद कर लेना, बार बार 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, है ना। याद ही होती हैं कुछ कुछ चीज़ें, तो याद ही होती हैं, एक दो नया फॉर्मूला मिल सकता है ना, तो उसको याद कर लेना। नया भी क्या मतलब, जो हम लोग भूल गए होंगे, नया तो नहीं होगा बट हम लोग भूल गए होंगे, ओके। अब देखो, अब 3D की बात कर लेते हैं। अब ये दोनों जो थे ना वो अभी तक 2D में थे, ये भी 2D में था, ये भी 2D में था, है ना। अब ये 3D फिगर आ गया है, ओके। 3D फिगर आ गया है किसका, क्यूब का, ओके। तो ये क्या होता है, बस स्क्वायर का 3D हो जाता है, जो चीज़ें स्क्वायर में चलती हैं वही क्यूब में चलती हैं, बस एक साइड और आ जाती है, एक डायमेंशन और आ जाता है, ठीक है। तो क्यूब ऐसा कुछ दिखता है, इसमें जितनी भी साइड होती हैं सब बराबर होती हैं, जैसे ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, है ना, ये पीछे वाली भी ए होगी, ये भी ए होगी, है ना, ये जो लंबी वाली हैं वर्टिकल वाली वो भी ए होगी। तो मतलब सारी जितनी भी साइड है वो सारी ए होंगी, ठीक है। तो अब ए हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम क्या होगा, पहले तो ये देख लो, है ना। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। उसमें क्या होता था, ए स्क्वायर होता था, क्योंकि वो 2 डायमेंशन की बात हो रही है, ये 3 डायमेंशन की है, इस वजह से पावर 3 हो गया है, ठीक है। तो वॉल्यूम हो गया ए क्यूब, ओके।
अब जैसे उसमें डायगनल क्या होता था, a√2 होता था, है ना। जैसे ये वाला डायगनल देखो, अगर हम लोग सिर्फ ये वाली साइड की बात करें, है ना, तो इसमें ये डायगनल a√2 हो जाएगा। बट अगर हम पूरे क्यूब की बात करें, मतलब इस वाले कॉर्नर से लेके और ये पीछे वाले कॉर्नर तक अगर हम लाइन बनाएं, तो वो डायगनल जो बनेगा पूरे क्यूब के अंदर अंदर तो उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी लेंथ होगी a√3। ये याद रखना, उसमें a√2 है, इसमें a√3 है, ठीक है। अब यही वो मैक्स लेंथ होगी जो आप अंदर रख सकते हो क्यूब के, है ना। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि एक क्यूब है, उसकी लेंथ मतलब साइड कुछ दे रखी है हमको, है ना, मान लो a दे रखी है, और उसमें बोल दे कि एक आपको ऐसी रॉड उसके अंदर डालनी है क्यूब के जिसकी मैक्स लेंथ हो, ठीक है। मतलब सबसे बड़ी लेंथ की रॉड आप कितने मीटर की डाल सकते हो उसके अंदर, तो वो यही डाल सकते हो जितनी बड़ी उसका डायगनल होगा, मतलब a√3 की, ठीक है। तो ये चीज़ समझना, ओके भाई। अगर स्क्वायर में पूछ लेगा तो a√2 कर देंगे, ओके। तो हमारा डायगनल हो गया, वॉल्यूम हो गया, है ना, डायगनल हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब दो चीज़ और आती हैं 3D फिगर में, दो चीज़ें और आती हैं, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। अब इसको समझते हैं। देखो लेटरल का मतलब क्या होता है, साइड वाली साइड्स, है ना। मतलब जैसे अगर कैसे बताएं, जो ऊपर वाली और नीचे वाली साइड है उसको छोड़ दो, है ना, तो उसके अलावा जितनी भी साइड्स बचेंगी वो होता है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। मतलब ये आगे वाली हो जाएगी, ये बगल वाली हो जाएगी, है ना, ऐसी ये पीछे वाली हो जाएगी और ये इधर लेफ्ट वाली हो जाएगी, ठीक है। मतलब इधर वाली हो जाएगी, ये हो जाएगी, और ये सामने वाली हो जाएगी और ये पीछे वाली हो जाएगी। मतलब ऊपर वाली और नीचे वाली इन दोनों को हटा दो बस, तो इधर की साइड जितनी भी बचेगी, ओके, तो वो होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में सबकी जोड़ दो, ऊपर वाली भी जोड़ दो, नीचे वाली भी जोड़ दो, है ना, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ओके। अब इसको कैसे निकालना है, देखो एक साइड का अगर हम देखें, है ना, एक फेस का देखें, इसको फेस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एक फेस का एरिया देखें तो वो क्या है, वो तो एक स्क्वायर है ना। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, a स्क्वायर, है ना। और लेटरल सरफेस एरिया में कितनी साइड होंगी, अभी हमने बताई 4 साइड होंगी, एक आगे पीछे दाएं बाएं, ठीक है। तो 4 होंगी तो 4a² हो जाएगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और उसमें 6 हो जाएंगी टोटल में, ऊपर वाली भी जुड़ जाएगी, नीचे वाली भी जुड़ जाएगी, तो वो हो जाएगा 6a² टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये भी याद हो गए, समझ भी लिए हम लोग ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्यूबॉइड की तरफ। तो देखो क्यूबॉइड देखते हैं, ठीक है। क्यूबॉइड जैसे सिंपल स्क्वायर से हम लोग क्यूब में आ गए थे, है ना, वैसे ही रेक्टेंगल से क्यूबॉइड में आ जाएंगे। रेक्टेंगल था हमारा 2D, क्यूबॉइड हो जाएगा हमारा 3D, बस इतना सा डिफरेंस है ना। इसमें बस एक डायमेंशन और बढ़ जाएगा। तो अगर नीचे वाली अगर हम फेस देखें, है ना, तो उसमें व्यू क्या है, रेक्टेंगल है, उसमें लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी, है ना, बस इसमें एक हाइट एक्स्ट्रा आ जाती है h, ठीक है। तो सिंपल है, वॉल्यूम पहले क्या होता था, L/B, L/B, अब क्या हो जाएगा L/B/h, क्योंकि h एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो वॉल्यूम शॉर्टेड हो गया, है ना। अब वैसे ही देखो अगर हम लोग डायगनल की बात करें, है ना, तो डायगनल पहले हमने पाइथागोरस से निकाली थी, L² + B² उसका अंडर रूट, है ना। अब इसमें हाइट एक्स्ट्रा आ गई है तो हाइट और ऐड कर दो, L² + B² + h² का अंडर रूट, सिंपल है, ठीक है। तो ये हो जाएगी। अब उसमें जैसे हम लोग ने क्यूब में देखा ना कि अगर रॉड कोई डालनी है मैक्स लेंथ की, है ना, सबसे बड़ी रॉड कितने लेंथ की हम लोग डाल सकते हैं क्यूब में, है ना, तो उसको हम लोग ने देखा था कि इसी डायगनल के अलॉन्ग डाल सकते थे। तो वैसे ही इसमें हो जाएगा, क्यूबॉइड में पूछ ले तो फिर यही हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारा वॉल्यूम देख लिया हमने, डायगनल देख लिया, अब इसका भी वही देख लो, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ऊपर हम लोग ने समझ लिया है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया देखो, ये वाली फेस होगा, है ना, ये वाला फेस होगा और एक पीछे वाला फेस होगा और एक ये साइड वाला फेस होगा, है ना। तो सामने वाला फेस देखो क्या है, इसकी L ये है और H ये है ना, तो मतलब LH ये हो जाएगा इसका एरिया, है ना। फिर साइड वाले का क्या हो जाएगा, इसका देखो H ये है और B ये है ना, तो BH हो जाएगा, है ना। और यही सेम पीछे होगा और यही सेम इधर साइड में होगा, तो इसका ट्वाइस कर दो, है ना। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसमें H कॉमन है तो H बाहर ले लो, 2H अंदर बच जाएगा L + B, है ना, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। समझ गए ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। अब वैसे ही टोटल सरफेस एरिया कर दो, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये तो आएगी, इसके साथ साथ ऊपर और नीचे वाली सरफेस और आ जाएगी। तो ऊपर और नीचे क्या है, ये L है, B है ना, तो मतलब LB हो जाएगा एरिया, और यही सेम ऊपर होगा तो 2LB हो जाएगा, है ना। तो इसी में 2LB ऐड कर दो, बस यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्यूबॉइड के 4 फॉर्मूले, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट रोम्बस देखते हैं। रोम्बस भी कुछ नहीं है, एक स्क्वायर ही है जिसको हम लोगों ने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है ना, स्क्वीज कर दिया है बोल लो, है ना। तो बस वही है। तो इसमें हमें क्या जानना है, इसकी भी साइड सबकी सेम होती है, ए ए ए ए, बस इसमें डिफरेंस क्या हो जाता है, स्क्वायर से
कि जो स्क्वायर होता है उसके जो एंगल्स होते हैं सारे वो 90 डिग्री होते हैं, है ना, जबकि इसमें नहीं होता है। इसमें ये 90 डिग्री से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर रोम्बस में ये अगर हम बोल दें कि रोम्बस, या फिर ऐसे लिख लो ऑल रोम्बस इज स्क्वायर, है ना, तो ये स्टेटमेंट सही होगी कि गलत होगी, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि रोम्बस स्क्वायर नहीं होता है ना। जबकि अगर इसका हम लोग उल्टा लिख दें कि स्क्वायर इज रोम्बस, है ना, तो अब ये ट्रू हो जाएगी, है ना, क्योंकि स्क्वायर भी रोम्बस का ही पार्ट है ना। तो ये बात समझो, है ना। मतलब अगर आप स्क्वायर बना दो तो ये इसको आप रोम्बस बोल सकते हो, बट अगर आपने रोम्बस बना दिया, है ना, मान लो जैसे ये बना हुआ है, तो ये स्क्वायर है नहीं है, ठीक है। तो इस बात पे ध्यान देना, ऐसे स्टेटमेंट करके वो पूछ सकता है, ठीक है। तो हम लोग रोम्बस का एक फॉर्मूले देख लेते हैं। इसमें हम लोग ने साइड देख लिए कि सारे साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। अब अगर डायगनल आपको इसके दे रखे हैं, है ना, मान लो एक डायगनल, अच्छा इसके डायगनल अनइक्वल होंगे, है ना। स्क्वायर में अभी तक क्या होता था, ये वाला डायगनल और ये वाला डायगनल दोनों इक्वल होते थे, है ना। रेक्टेंगल में क्या होता था, उसमें भी देखो ये वाला डायगनल और ये वाला डायगनल इक्वल होते थे, ठीक है। बट रोम्बस के केस में डायगनल दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। तो एक को हम लोग मान लेते हैं D1 है और एक को मान लेते हैं D2 है, ओके। तो अगर D1 और D2 दे रखा है और आपको A निकालना है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ओके। अब पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर निकालना तो सिंपल है, सारी साइड को जोड़ दो बस। तो ये A है, ये A है, ये A है, ये A है, तो 4A हो गया पेरीमीटर, ओके। एरिया निकालना है, तो इसमें क्या करो, हाफ इंटू D1 मतलब पहला ये डायगनल इंटू D2 कर दो, ठीक है, मतलब दूसरा वाला डायगनल, ये इसी से आ जाएगा एरिया, ठीक है। तो एक ये याद रखना, ये वाला फॉर्मूला, और एक ही वाला, ये वाला तो हम खुद ही निकाल लेंगे, ओके। फिर देखते हैं पैरेललोग्राम। तो पहले समझते हैं पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम वो पॉलीगन होता है ना, जिसमें 4 साइड्स होती हैं पहले तो, है ना, और उसमें कोई भी 2 साइड, एनी 2 साइड्स, या फिर ऐसे लिख लो एनी 2 ऑपोजिट साइड्स, है ना, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। ये जो हम लोग ऐसे 11 लिख देते हैं ना, इसका मतलब होता है पैरेलल, ठीक है। इसी वजह से हम लोग पैरेललोग्राम को ऐसे भी लिख सकते हैं, पैरेलल, ये हो जाएगा पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम ऐसे लिखते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, ओके। तो ये बस लिखने का तरीका है ऐसे, पैरेललोग्राम, ओके। तो समझ गए, इसमें कोई भी 2 ऑपोजिट साइड वो होती हैं, मतलब पैरेलल होती हैं दोनों ऑपोजिट साइड। जैसे इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है, ये वाली, तो ये इसकी पैरेलल होगी, है ना। सिमिलरली ये वाली जो ऑपोजिट साइड है वो इसके पैरेलल होगी, दोनों साइड आपस में पैरेलल होती हैं ऑपोजिट वाली, ओके। तो इसमें देखो एक रिलेशन तो हमको इसका डायगनल का याद रखना है ना। जैसे मान लो एक ही डायगनल D1 है, ओके, और दूसरा डायगनल D2 है, ये आपस में इक्वल होंगे, पहले तो यही बताओ, नहीं होंगे, है ना, क्योंकि दिखने में ही लग रहा है ये वाला लंबा है, ये वाला छोटा है ना। तो अगर इसको और ये जो साइड है ना, मान लो बेस वाली जो साइड है उसको हमने A माना है और इस साइड को B माना है, तो इसमें क्या रिलेशन होगा, वो ये होगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। ये हैं दोनों डायगनल और ये हैं दोनों साइड, ठीक है। तो ये एक रिलेशन याद रखना, ओके। अब इसका पेरीमीटर तो हम लोग सिंपल निकाल ही सकते हैं, जैसे निकालते थे रेक्टेंगल में, सेम वही है, A प्लस B प्लस A प्लस B, ठीक है। तो उससे ये आ जाएगा, ठीक है। एरिया कैसे निकालेंगे, है ना। तो एरिया निकालने के लिए देखो क्या होता है, जैसे ये वाली हमने बेस, अगर बेस लिया, अगर इसको हम लोग बेस मान लें, मतलब बेस वाली साइड मान लें, अगर ये A है, तो इसी के साथ साथ हम लोग को एक इसी के परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी पड़ेगी जो ऊपर तक जाएगी, मतलब ऑपोजिट साइड तक जाएगी, ठीक है। उसकी लेंथ मान लेते हैं H1 है, ओके। तो हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, A इंटू H1, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हमको ये वाली साइड गिवन है और ये लेंथ गिवन है ना, तो कैसे निकालेंगे, उसमें भी वही कर देंगे, B इंटू H2, है ना, ये दूसरी हाइट होगी, ठीक है, तो B इंटू H2, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि हमको दिया क्या है, अगर ये दिया है तो हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे, अगर ये दिया है तो इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एरिया का फॉर्मूला, ओके। फिर देखते हैं हम लोग ट्रेपीजियम, है ना। अब ट्रेपीजियम क्या होता है, ये भी, इसको भी वही होता है कि इस जैसे इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये समझते हैं, पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम में। पैरेललोग्राम में दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं, है ना, मतलब ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल होगी, ठीक है। बट ट्रेपीजियम में ऐसा नहीं होता है, ट्रेपीजियम में कोई भी 2 साइड पैरेलल होती हैं, जैसे ये इसके पैरेलल हैं, फिर ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाली भी इसके पैरेलल हो, ठीक है। तो समझ गए, ये एक साइड पैरेलल होनी चाहिए, मतलब 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स मस्ट बी पैरेलल, है ना। जबकि पैरेललोग्राम में क्या था, बोथ ऑपोजिट साइड्स मस्ट बी पैरेलल, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है बस। ट्रेपीजियम में हमें ज़्यादा कुछ याद करना नहीं है। अगर जैसे पेरीमीटर निकालना हो,
है ना। तो ये ए है, ये बी है, और ये भी आपको दे रखी होगी, है ना। तो इन सबको मान लो ये सी दे रखी होगी, ये डी होगी, है ना। तो इन चारों को ऐड कर देना है बस, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो वो हो जाएगा पेरीमीटर। इसमें मेन क्या याद रखना है, इसका एरिया का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो एरिया इसका क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना। ये अभी हमने 11 बताया था ना, 11 लिखते हैं पैरेलल को, है ना। तो वही लिखा हुआ है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 11 साइड्स नहीं है ये, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स है, ठीक है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, एक ही ऊपर वाली एक नीचे वाली, ऊपर वाली कितनी है ए, नीचे वाली कितनी है बी, तो इन दोनों को सम कर देना है, मतलब ए प्लस बी कर देना है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है हाफ से, ठीक है। तो हाफ इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो ट्राइंगल, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, एक ट्राइंगल और एक सर्कल, इन दोनों से मैक्स क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो देखो हम लोग मान लेते हैं ये कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसकी हम लोग साइड मान लेते हैं, एक ए होगी, है ना, एक बी होगी और एक सी होगी, ओके, मान लिया। तो इसका पेरीमीटर निकालना है सबसे पहले, तो हम लोग पेरीमीटर तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि तीनों को ऐड कर दो तो हो जाएगा, वही यहाँ पे किया है। तो पेरीमीटर निकालना तो ईजी है ना। अब एरिया क्या होता है ना। तो एरिया ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो इसमें क्या है, हमको बेस तो मिल जाएगा, बट इसमें हाइट गिवन नहीं है ना। तो अगर हाइट गिवन होती, मान लो ये एच है, तो फिर तो हम लोग सिंपली निकाल लेते हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाता है एरिया, ठीक है। बट इसमें एच गिवन नहीं है, सिर्फ तीनों साइड्स गिवन है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, इसको बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। इसको हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं, ओके। तो इसमें यही होता है, क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। मतलब एस लिखो, फिर उसमें से एक साइड माइनस कर दो, फिर दूसरी माइनस कर दो, फिर तीसरी माइनस कर दो, और तीनों को मतलब चारों को मल्टीप्लाई कर दो, और बाद में अंडर रूट ले लो, ठीक है। अब इसमें हमें ए तो पता है, बी भी पता है, सी भी पता है कि ये साइड्स हैं, है ना। बट ये एस चीज़ क्या है, तो एस होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सेमी मतलब होता है हाफ, है ना। तो पेरीमीटर का हाफ होता है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना था ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका हाफ कर दो बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एस, ओके। तो ये एक चीज़ याद रखनी है, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर आप एच निकालने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इस वजह से डायरेक्टली यही फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया आ जाएगा, ओके। अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, पहले तो यही जान लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, है ना। मतलब ये भी अगर ए है तो फिर ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, है ना। और हम लोग को पता है कि अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों ये जो एंगल हैं ये भी इक्वल होंगे, है ना। मान लेते हैं ये एंगल ए है, ओके। तो ये भी एंगल ए होगा और ये भी एंगल ए होगा, है ना। और ये एंगल होगा कितना, 60 डिग्री, है ना। ये कैसे निकला, जैसे तीनों एंगल ए हैं, है ना। तो तीनों को सम करोगे तो 3A आ जाएगा, है ना। और तीनों मतलब एंगल का सम हमको पता है कि 180 डिग्री होता है ट्रायंगल में, है ना। तो ए कितना आ जाएगा, इससे 3 से कट कर तो 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, है ना। वैसे तो पता होता है लेकिन स्टिल बता दिया, ओके। अब हमें याद क्या रखना है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, कि जैसे देखो अगर ए तो ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, है ना। तो इसकी जो हाइट निकलती है वो a√3/2 होती है, ये याद रखना, ठीक है। a√3/2 ये हाइट होती है अगर साइड ए है, ठीक है। तो ये याद रखना, ओके। ये भी हम लोग वैसे भी निकाल ही सकते हैं पाइथागोरस से, बट स्टिल याद रख लो, जो लोगे तो फिर मतलब टाइम बचेगा। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे अगर ये पूरी ए है ना, तो इतनी कितनी होगी, a/2 होगी, है ना। तो ये ए ही है, तो फिर अगर सिर्फ हम इतना ट्रायंगल देख लें, इतना ट्रायंगल, है ना, तो इसको मान लो यहाँ पे हमने बना लिया, तो ये ए है और बेस कितना है a/2, है ना। हाइट हमको निकालनी है तो हाइट मान लेते हैं h, है ना। ये 90 डिग्री होगा, तो बस पाइथागोरस लगा दो, a/2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर, है ना। यही तो हो जाएगा, यही हमने किया है। तो अब इसको खोलो, a²/4 प्लस h² इज इक्वल्स टू a²। तो h² क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दो, तो a² माइनस a²/4, सॉरी 4, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3a²/4, है ना। अब इसको, इसका जो h² है ना, तो स्क्वायर को हटाओगे, उधर अंडर रूट लगाओगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो a²/4, ये तो बाहर आ जाएगा a/2, है ना। अंदर √3 बच जाएगा सिर्फ, है ना। तो यही चीज़ है हाइट, ओके। तो ऐसे निकाल भी सकते हैं, बट अगर याद होगा तो फिर जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा, ओके। और पेरीमीटर तो सिंपल है, a 3a हो जाएगा, ओके। अब इसका एरिया निकालना है।
अगर आपने हाइट याद कर ली तो फिर ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। एक चीज़ याद कर लो बस, हाइट याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये उसी से तो एरिया निकल आएगा। एरिया क्या होता है? एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो बस एरिया तुरंत निकल जाएगा। बेस ए है और हाइट हमको याद हो गई है, a√3/2 होती है। तो बस इसको कैलकुलेट कर लो तो ये हो जाएगा a²√3/4, है ना। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सिर्फ ये याद रखना है कि हाइट a√3/2 होती है। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, सर्कल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, है ना। अब सर्कल में भी देखो क्या होता है। सर्कल को हमको ये तो पता होता है कि जो उसकी मैक्स लेंथ होती है उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं, मतलब सेंटर से जो लाइन पास होती है उसकी लेंथ डायमीटर होती है, और उसका जो आधा होता है वो होता है रेडियस, है ना। तो ये तो हमको पता है कि जो डायमीटर होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। ओके, अब इसका एरिया भी हमें पता होता है, ये होता है πr², है ना, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। ओके, तो इसमें ज़्यादा कुछ याद करने वाला है नहीं, ये याद होता है पहले से। ओके, अच्छा इसमें अब पेरीमीटर नहीं होता है, ये याद रखना, है ना। जैसे अभी तक हम लोग सबका पेरीमीटर निकालते आ रहे थे, बट सर्कल के केस में पेरीमीटर को हम लोग सरकमफ्रेंस बोल देते हैं। चीज़ सेम ही है ना। जैसे जो पेरीमीटर होता है वही सरकमफ्रेंस होता है ना। बस इसमें टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है। सर्कल में पेरीमीटर को हम लोग सरकमफ्रेंस बोल देते हैं, है ना। तो पेरीमीटर क्या होगा, मतलब ये जो पूरी लेंथ है वो होती है बस, ठीक है। बस पेरीमीटर क्या चीज़ हो जाती है, उसमें स्ट्रेट लाइन्स होती हैं, है ना। सर्कल में स्ट्रेट तो होती नहीं, इसमें तो कर्व लाइन होती है, इस वजह से इसका टर्मिनोलॉजी चेंज कर देते हैं बस। ओके, तो ये होता है 2πr, ये याद रखना, ठीक है, 2πr होता है, ठीक है। तो बस इन तीनों चीज़ों से हमारा पूरा सर्कल सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब जैसे सर्कल का ही एक अगर हम पार्ट ले लें, जैसे पिज़्ज़ा होता है ना, तो उसका हम लोग एक स्लाइस निकाल लेते हैं, है ना। तो वो जो स्लाइस निकालते हैं उसको सेक्टर बोलते हैं। ओके, सेक्टर ऑफ सर्कल। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें, मान लो ये एक सेक्टर हम लोग ने निकाला, पिज़्ज़ा का एक स्लाइस निकाला, ओके, जिसका एंगल है थीटा, है ना। थीटा कुछ नहीं है, डरो नहीं थीटा से, बस थीटा एंगल है, मान लेते हैं 25 डिग्री है थीटा, है ना। तो बस एग्जाम्पल है ये, बस लिखा जाता है एंगल को थीटा। ओके, और ये जो लेंथ होगी ये वाली बाहर वाली जो सरकमफ्रेंस के अराउंड है ना, उसको हम लोग मान लेते हैं एल है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर्क बोलेंगे। ओके, आर्क या फिर आर्क लेंथ बोल लो। ओके, तो इसमें हमको ये वाला एक फॉर्मूला याद रखना है। याद भी क्या रखना है, वैसे तो ये निकल आता है, मतलब जो आर्क लेंथ है मतलब एल है, उसकी कितनी लेंथ होगी ये पूछ लेता है ना। थीटा गिवन होता है और इसका आर वगैरह गिवन होता है, ठीक है। तो इसको देखो सिंपली ऐसे देखो इसमें ऐसे देखो, यूनिटरी मेथड जैसे जो हम लोग ने बचपन में पढ़ा था ना, यूनिटरी मेथड, कि अगर 4 केले 12 रुपए के आते हैं तो 5 केले कितने के आएंगे, है ना। उसी टाइप की चीज़ हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग को पता है कि जो पूरा सर्कल मतलब डिग्री होती है ना, पूरा जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है ना। पूरा जो राउंड सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो उसमें लेंथ कितनी होगी, अगर आप पूरा सर्कल लगा लोगे, मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, है ना, पूरा सर्कल लगाते हुए आए और यहीं पे आ गए, तो आपने कितनी लेंथ कवर करी, सरकमफ्रेंस के बराबर। इसी को तो सरकमफ्रेंस बोलते थे। तो सरकमफ्रेंस होता कितना है, 2πr, है ना। तो 360 डिग्री में आप कितना कवर कर रहे हो, 2πr, है ना। तो 1 डिग्री में कितना करोगे, यूनिटरी मेथड लगाओ, 2πr अपॉन 360 डिग्री, है ना। तो वही इससे पूछा है कि थीटा में कितना होगा, यही तो हो गया एल, है ना, वही तो होगा एल। तो वही निकाल लो, थीटा में कितना हो जाएगा, 2πr अपॉन 360 डिग्री, बस मल्टीप्लाई कर देना है इसमें थीटा। ओके, सिंपल है। तो यही हो जाएगा आपका एल, मतलब आर्क लेंथ। ओके, तो यही सेम फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड से ही आया है, बस इसको अगर डायरेक्ट याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ऐसे भी निकाल सकते हो। ओके, अब वैसे ही हम लोग एरिया निकाल लेंगे सिमिलरली, है ना। जैसे एरिया इसमें कैसे निकालेंगे, पूरा 360 डिग्री का एरिया कितना होता है, πr²। तो एक का कितना हो जाएगा, πr²/360, है ना। और हमको निकालना कितना है, थीटा का, है ना। तो बस थीटा से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, समझ गए। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, बाकी अगर रटना ही है तो ऐसे याद कर लो, है ना। जैसे लेंथ में क्या होगा, हम लोग सरकमफ्रेंस से करेंगे काम, है ना। एरिया में एरिया से काम करेंगे, तो बस सरकमफ्रेंस इंटू θ/360 ये हो जाएगा, है ना। इसमें हो जाएगा एरिया इंटू θ/360 डिग्री, ठीक है। ये है आपका सरकमफ्रेंस, ये है एरिया, और ये तो दोनों में सेम है, ऐसे रट सकते हो। ओके, अगर रट नहीं है तो, नहीं तो फिर समझ लो वो ज़्यादा अच्छा है, तो भूलोगे नहीं कभी, है ना। रट्टा वाला तो भूल सकते हो। अब देखो हम बात करते हैं स्फीयर की, है ना। स्फीयर में सिर्फ 2 चीज़ें याद करनी है, एक वॉल्यूम, एक सरफेस एरिया, है ना।
अब इसमें वो चीज़ नहीं है लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, है ना, क्योंकि इसमें साइड वाली बात तो कहीं हो ही नहीं रही है, ऊपर नीचे हम लोग छोड़ देते थे लेटरल सरफेस एरिया में, बट इसमें ऊपर नीचे की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो पूरा एक बॉल है ना, उसमें कैसे तुम डिवाइड करोगे। ओके, तो इसमें सिर्फ हम लोग सरफेस एरिया लिखते हैं, और सरफेस एरिया इसका क्या होता है 4πr², ये याद रखना, है ना, कुछ लोग 2πr² कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें कन्फ्यूज मत होना, स्फीयर जब पूरा होगा तो 4πr² होगा, और वॉल्यूम कितना होगा 4/3πr², ठीक है, तो ये दो चीज़ याद रखनी है बस। ओके, इसको रट लो, वैसे तो याद होगा, हम लोग पढ़ते थे 6th-7th क्लास में, वही चीज़ है यहाँ पे। ओके, अब स्फीयर को अगर ऐसे हम लोग बीच से काट दें, है ना, तो कैसे निकलेगा, ऐसे कुछ निकलेगा। अब इसमें हम लोग कर सकते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, है ना, अब इसमें लेटरल नहीं, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, है ना। सिमिलरली जैसे वो था ना हमारा पेरीमीटर था, उसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलने लगे थे क्योंकि कर्व हो गया था यहाँ पे चीज़ें, है ना, वैसे ही यहाँ पे है, वहाँ पे हम लोग लेटरल बोलते हैं तो यहाँ पे कर्व्ड बोलते हैं, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम ही चीज़ है ना। तो इसमें बस ये जो कर्व्ड वाला एरिया है ना, इसका अगर हम लोग एरिया निकाल देंगे तो उसको CSA बोलेंगे, CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। उसमें ये जो नीचे एक सर्कल बनेगा ना, नीचे ये सर्कल ही तो बनेगा पूरा, अगर इसको नीचे से हम लोग देखें तो ऐसा कुछ बनेगा सर्कल, है ना, इसको अगर ऐड कर दें तो फिर वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो एरिया इसका कितना होगा πr², है ना, अगर इसको हम लोग r मान लें तो ये जो नीचे सर्कल बनेगा तो सर्कल का तो πr² ही होता है ना, तो बस इसमें हम लोग को πr² जोड़ देना है ना, तो ये 2πr² ऑलरेडी था, वो πr² जुड़ गया तो 3πr² हो गया, ठीक है। वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम तो इसका आधा ही तो होगा, है ना, क्योंकि 20 से हमने काटा है बिल्कुल इक्वल पार्ट में, तो इसका आधा हो जाएगा, है ना, तो 4/3πr² का आधा कितना हो जाएगा 2/3πr³, है ना, अच्छा इसमें क्यूब होगा, ये गलत लिखा है, 4/3πr³ होगा। ओके, तो ये था हम बस स्फीयर और हेमिस्फीयर। फिर देखो दो चीज़ें और बची हैं सिर्फ, सिलेंडर और कोन, है ना, फिर हम लोग क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। ओके, देखो सिलेंडर में क्या होता है ना, इसमें एक तो ऊपर एक सर्कल बनेगा, है ना, और एक नीचे सर्कल होगा, है ना, अगर आप ऊपर से देखो और नीचे से देखो तो ये बिल्कुल सर्कल दिखेगा, है ना। अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो क्या देखोगे, कोई भी आपके घर में रोल हो ना तो उसको देखो साइड से, आपको सर्कल दिखेगा, वैसे वो सिलेंडर है। ओके, तो वही चीज़ है यहाँ पे, तो उस सर्कल का जो रेडियस है वो r होता है, और इसकी टोटल जो लेंथ होती है उसको हम लोग h बोल देते हैं, हाइट। ओके, तो बस इसी से निकल आएगा। अब देखो एरिया ऑफ बेस निकालना है, तो बेस क्या है हमारा सर्कल है, तो उसका एरिया कितना होगा πr², है ना, तो ये तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब पेरीमीटर निकालना है ना, तो पेरीमीटर क्या होगा, बेस की बात हो रही है ना, तो बेस का भाई सिमिलर सर्कल है ना, तो सर्कल है तो फिर 2πr, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये वाला जो कर्व होगा ना, इसका हमें एरिया निकालना है, तो इसमें ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ देंगे बस, ठीक है। तो ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πrh, है ना। इसको अगर याद करना है तो ऐसे देखो, अगर आप ये सर्कल है, मान लो जैसे आपको कोई रोल है ना, जैसे समझ लो ये कोई रोल है ना, अगर इस रोल को आप खोलोगे तो वो कैसे खुलेगा, ऐसे रेक्टेंगल में ही तो खुलेगा, क्योंकि इसी को आप वैसे रोल कर दो तो फिर वो सिलेंडर बन जाता है ना। तो इस रेक्टेंगल में अगर आप देखो तो ये वाली साइड जो खुलेगी वो कैसे खुलेगी, इस एरिया को मतलब सर्कल को आप खोल रहे हो, है ना, तो इसकी लेंथ कितनी होती है 2πr, मतलब सरकमफ्रेंस की, तो ये ऊपर 2πr हो जाएगा, और ये हमें पता है h होता है हाइट, ये वाली हाइट, है ना। तो बस पेरीमीटर क्या होता है, सॉरी एरिया निकालना है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाली साइड से मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हैं बेसिकली, है ना, तो ये 2πr है और ये h है ना, तो 2πrh हो जाएगा, ऐसे याद रख सकते हो कुछ, ठीक है, नहीं तो वैसे डायरेक्टली भी याद हो ही जाएगा, इतना कुछ टफ नहीं है, 2πrh, है ना। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कुछ नहीं, ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया प्लस कर दो बस, है ना, तो ऊपर भी πr² होगा, नीचे भी πr² होगा, है ना, तो 2πr² ऐड कर दो, है ना, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी को सॉल्व करके लिख दिया है बस, है ना। जैसे 2πrh है इसका, 2πrh में 2πr² ऐड कर दो, तो इसमें क्या क्या कॉमन आ जाएगा, 2πr कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, h + r बचेगा, है ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा πr²h, है ना, ये याद रखना πr²h। ओके, फिर देखो कोन, है ना, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसमें भी देखो नीचे जो होगा वो सर्कल होगा, है ना। अब सर्कल है तो फिर उसका एरिया πr² होगा और पेरीमीटर 2πr होगा, है ना, ये तो चीज़ हमको पता है। अब अगर इसकी हाइट h है, कोन की हाइट h है, इसको टेंट की तरह देखो, है ना, टेंट की हाइट h है और इसकी रेडियस r है ना,
तो ये जो इसका हाइपोटेन्यूज बनेगा, मतलब जो इसकी लेंथ होगी ना ये वाली, उसको हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं और स्लैंट हाइट बोलते हैं, ओके। तो स्लैंट हाइट अभी देखो क्या हो गया, ये एक राइट ट्रायंगल ही तो बन गया। तो बस हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आर है तो फिर ये भी आर होगा, है ना। तो वही हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो वही चीज़ यहाँ से ऐसे स्लैंट हाइट आ जाएगी, ओके। अब अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, मतलब इतने का एरिया निकालना है ना, तो वो होता है पाई आर एल। इसमें एल क्या है, स्लैंट हाइट, ठीक है। अब अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो नीचे वाला जो सर्कल है उसको ऐड कर देंगे बस, है ना। तो पाई आर एल में हम लोग पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे बस। तो इसमें से पाई आर कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा एल प्लस आर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर, ओके। और वॉल्यूम तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। मतलब जो सिलेंडर होता है उसका 1/3 टाइम्स होता है इसका एरिया, ऐसे याद रख सकते हो। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच था, यहाँ पे 1/3 पाई। अब हम लोग ने सारे फॉर्मूले देख लिए, अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं सी सैट के PYQs पर, ठीक है। तो देखो पहले एक ये क्वेश्चन लिया है, जो इजी क्वेश्चन है ना इसके सी सैट के, वो तो आप लोग कर ही लोगे, है ना। उसको आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल हो जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। जिसमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है उसको हम लोग ने उठाया है, ठीक है। उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। एक ये देखो सी सैट 2017 में क्वेश्चन आया था, ये 3D फिगर से आ गया था, ठीक है। तो इसको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ता है, 3D वाले जो फॉर्मूलेज होते हैं उनको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ता है तभी हो पाते हैं। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है कि 2 वॉल्स हैं और एक सीलिंग है एक रूम में, जो कि राइट एंगल्स पर मिलती हैं एट पॉइंट P। तो इसको हम लोग ने देखो, अगर हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, ओके। जैसे कि इसमें बोल रहा है कि 2 वॉल हैं और एक सीलिंग है, तो सपोज कर लो ये सीलिंग है। सीलिंग मतलब क्या होता है, छत। तो ये ऊपर वाली हमारी छत हो गई, येलो कलर की जो है वो सीलिंग हो गई, ओके। और 2 वॉल्स हैं, तो एक ये पिंक कलर की वॉल हो गई और एक ये राइट साइड में हो गई हमारी ग्रीन कलर की, ठीक है। और ये आगे साइड है, जो पिंक वाली है ना, ये आगे साइड वाली वॉल है, ओके। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये दोनों तीनों राइट एंगल पे मिल रही हैं एक पॉइंट P पर। तो ये राइट एंगल देखो, ये भी राइट एंगल है आपका, ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है, ठीक है। तो इसी पॉइंट पर मिल रही हैं, मतलब P पर मिल रही हैं। अब ये मत बोलना ये राइट एंगल कहाँ है, राइट एंगल तो बिल्कुल ऐसा होता है नहीं, वो 3D फिगर है, इस वजह से ऐसा बना हुआ है, ठीक है ये 90 डिग्री। ऊपर से आप देखोगे ना तो 90 डिग्री दिखेगा, इधर से देखोगे तो ये 90 डिग्री दिखेगा। और जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं सामने से, उधर से हमको देखो ये 90 डिग्री दिख रहा है, ओके। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। अ फ्लाई इज़ इन द एयर, एक मक्खी है वो एयर में है, उड़ रही है मान लो। सपोज करो 1 मीटर फ्रॉम वन वॉल एंड 8 मीटर फ्रॉम द अदर वॉल। एक दीवार से 1 मीटर की दूरी पर है, दूसरी दीवार से 8 मीटर की दूरी पर है, ओके। और ये जो पॉइंट P है उससे 9 मीटर की दूरी पर है। तो बताओ वो सीलिंग से कितनी दूर होगी, जो मक्खी है वो सीलिंग से कितना दूर होगी, ये पूछ रहा है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं ये जो पिंक वाली वॉल है उससे 1 मीटर है और ग्रीन वाली वॉल है उससे 8 मीटर है। यही तो बोला था कि एक से 1 मीटर है, एक दूसरी से 8 मीटर है, ठीक है। और पॉइंट P से 9 मीटर है, ये तो ऑब्वियस है, ठीक है। अब इसमें देखो हमको ये वाली हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट निकालनी है, यही तो है सीलिंग से फ्लाई की हाइट। तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, सपोज कर लो, ओके। इसको हम लोग x मान लेते हैं, इतनी हाइट को जो हमको निकालनी है। अब x निकालने के लिए देखो हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी। x निकालने के लिए क्या होता है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम में ये होता है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ओके। राइट एंगल ट्रायंगल में ही मान लो ये 90 डिग्री होता है। तो उसमें हमको 2 अगर साइड पता हो या तो फिर हाइपोटेन्यूज पता हो तो हम लोग तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं, ओके। वही चीज़ यहाँ पे है। इसमें देखो हमको क्या पता है, इसमें एक तो हमको हाइट पता है। हाइट पता है क्या मतलब, x हमने मान ली है जो हमको निकालना है। तो हम लोग इसको अगर ऐसे विजुअलाइज़ करो, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसको हमने x मान लिया है। और ये जो हाइपोटेन्यूज है यही तो हमारी देखो एक तरह से 9 दे रखी है, यही तो हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 9 मीटर। अब मेन खेल है इसको निकालने का कि बेस वाली जो साइड है उसको कैसे निकाला जाए। तो इसको देखो, अगर हम लोग ऊपर से देखने की कोशिश करें, ठीक है, इसको विजुअलाइज़ करो, इतने वाले सीन को विजुअलाइज़ करो। अगर इसको हम लोग ऊपर से देखें तो ये कुछ ऐसा नहीं दिखेगा। जैसे अगर इसी पार्ट को हम लोग ऊपर खींच लाएं तो 1 मीटर ये डिस्टेंस थी, ये थी हमारी 1 मीटर और ये डिस्टेंस थी हमारी 8 मीटर, है ना। और हमको चाहिए क्या, यहाँ से एक तरह से इसके ऊपर आ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आ रहे हैं हम लोग 9 मीटर। अगर इसी को बस हम ऊपर खींच लाए हैं, इस वाले पॉइंट को, मान लो कि ये फ्लाई यहाँ पे ना बैठ के यहाँ पे बैठी होती, है ना, सॉरी यहाँ पर बैठी होती, तो क्या सीन होता। तो इधर से 1 मीटर हो गया,
इधर से 8 मीटर दूरी हो गया इस दीवार से, और पॉइंट P से 9 मीटर ऊपर ये है। तो हमारा बेस क्या बन रहा है, हमारा बेस ये वाली लाइन बन रही है ना, है ना, यही भी तो लाइन बेस बन रही है, क्योंकि ये हाइट हो जाएगी, ये वाली, ये हाइट हो गई, ये बेस हो गई, और ये हाइपोटेन्यूज हो गई। ओके, 9 ये है, सॉरी, है ना, ये 9 मीटर नहीं है, ये है हाइपोटेन्यूज। तो हमको ये वाली हाइट निकालनी पड़ेगी, सॉरी लेंथ निकालनी पड़ेगी, मतलब ये वाली लेंथ हमको निकालनी है, जहाँ पे ये भी कनेक्ट हो रहा है और ये कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। अगर इसको हम लोग ऐसे बना दें, सपोज़ करो ऐसे बना दिया हमने, है ना, और ये भी लाइन ऐसे नहीं आएगी बल्कि ऐसे आएगी, एक सेकेंड, ये वाली जो 1 मीटर है ना वो ऐसे आएगी लाइन, ये है हमारा 1 मीटर, ये नहीं है। अब देखो, अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ऐसा है ये कुछ सीन। ठीक है, तो हमको ये वाली लेंथ चाहिए, जो रेड से अगर हम लोग मार्क करें, ये वाली हमको लेंथ चाहिए। अब ये देखो क्या बन गया है, ये पूरा हमारा रेक्टेंगल ही तो बना है, देखो ऐसा बना है, 3D फिगर है, इस वजह से ये तिरछा बन रहा है, नहीं बनेगा तो ऐसा ही, बस 3D की वजह से ऐसा बन रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये वाली जो लेंथ होगी वो इसके बराबर होगी, क्योंकि जो रेक्टेंगल के डायगनल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग ये वाला डायगनल तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको ये पता है और ये वाली 1 मीटर लेंथ पता है, तो एक तरह से ये ट्रायंगल बन गया, जिसका ये 8 है और ये 1 है, और ये हमें निकालना है। सपोज़ कर लो x है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 64, मतलब कितना आ गया, ये 65 आ गया। एक्स स्क्वायर हमारा 65 आ गया, तो x कितना आ जाएगा, √65। ठीक है, तो ये जो हमको बेस चाहिए था ना वो कितना आ गया हमारा, √65, मतलब ये वाली चीज़ √65 आ गई हमारी। ओके, इसको हम लोग लिख लेते हैं √65। अब तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसी को सॉल्व करना है बस। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस √65 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर, वही पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई है बस। ओके, तो देखो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 65, क्योंकि रूट रूट मतलब रूट हट जाएगा, स्क्वायर से कट जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर 81। अब ये देखो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 माइनस 65, जो कि आपका बचेगा 36, है ना, 36 नहीं बचेगा, 16 बचेगा, हाँ 16 बचेगा। तो ये x हो गया आपका 4। ठीक है, यही आंसर हो गया, तो इसका आंसर हो गया ए वाला, फोर्थ वाला। तो इसमें बस ये जो बेस वाली जो लेंथ थी उसको निकालने के लिए थोड़ा हमको विजुअलाइज करना पड़ा, बाकी तो सब इजी सा ही था। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये तो हो गया सॉल्व, ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था। अब बाकी के सारे इजी आते हैं। अब जैसे कि इसको देखो क्या बोल रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज़ 2, है ना, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। अब इसमें देखो थोड़ा डिबेटेबल वाला ये क्वेश्चन है, इस वजह से इसको उठाया है। इसमें बोल रहा है कि मिनिमम नंबर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब खुद ही इसने बोल दिया है कि इंटरसेक्शन के हमें पॉइंट बताने हैं, तो फिर ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं कि समझ लो एक ये स्क्वायर है और एक कोई सर्कल है, दोनों को हम लोग अलग अलग कर दें और बोल दें कि यहाँ तो ज़ीरो इंटरसेक्शन हो रहा है। ओके, तो ये तो हमारा डिबेटेबल चीज़ हो गई ना, क्योंकि उसने बोला ही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन तो होना ही है। तो इस केस में देखो क्या होगा, ये सर्कल है, सॉरी स्क्वायर है, ये मान लेते हैं कोई सर्कल है ऐसा, तो कितने हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, 2 आएंगे अगर हम लोग मिनिमम की बात करें। मैक्सिमम की अगर बात करें तो क्या हो सकता है, जैसे ये स्क्वायर है, ऐसे कुछ हमारा सर्कल बन जाए, है ना। तो अब इसमें मैक्सिमम कितने आ गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो मैक्स कितने हो गए, 8 पॉइंट हो गए, जबकि मिनिमम कितने हो गए, 2 हो गए। ओके, तो ये चीज़ थी, बस यही बोल रहा है, देखो मैक्सिमम कितने होंगे 8, मिनिमम कितने होंगे 2, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, बट शायद इसने यूपीएससी ने जो आंसर की दी थी उसमें इसको गलत माना था, तो उसमें इन्होंने यही माना होगा कि ये स्क्वायर है और इसके बाहर कहीं सर्कल है, तो अब इसमें कितने इंटरसेक्शन हो गए, 0 हो गए। ठीक है, तो ये डिबेटेबल क्वेश्चन है, वैसे ऐसे आएगा नहीं दोबारा, तो उसकी चिंता मत करो, बट कॉन्सेप्ट समझो बस। ठीक है, जैसे नेक्स्ट बार अगर कुछ दे दे कि ट्रायंगल है और एक कोई स्क्वायर है, इनके बीच का बताओ, है ना, कितने मिनिमम होंगे और कितने मैक्सिमम होंगे, तो इसका आप कमेंट में करके बताना कि एक ट्रायंगल है और एक स्क्वायर है, तो इसमें मिनिमम कितने इंटरसेक्शन होंगे और मैक्सिमम कितने इंटरसेक्शन होंगे। ओके, और मिनिमम वाला आपको वही लेना है कि लाइक जैसे हम लोग ने 2 लिया था,
अलग अलग वाला नहीं लेना है कि ये रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया, इसमें 0 हो गए मिनिमम, नहीं, आपको ये वाला नहीं, 2 वाला आपको कंसिडर करके चलना है। ठीक है, कमेंट करना समझ में आया हो तो। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि PQR 3 लोग हैं, है ना, 3 लोग नहीं, 3 टाउन हैं। द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 60 किलोमीटर। PQ की है वो 60 किलोमीटर है। ओके, वेयर इज द डिस्टेंस बिटवीन PR के बीच की डिस्टेंस है 80 किलोमीटर। ओके, फिर देखो बोला है Q इज इन द वेस्ट ऑफ P, तो मान लेते हैं P यहाँ पे है, इसके वेस्ट में होगा यहाँ कहीं हमारा Q, सॉरी ये हो गया Q, और इनके बीच की डिस्टेंस है 60। फिर बोल रहा है कि R इज इन द साउथ ऑफ P, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे है हमारा R। ओके, इसकी डिस्टेंस है 80 किलोमीटर, ये हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया ना। देखो इसमें क्या है, एक तरह से राइट एंगल ही तो हो गया, क्योंकि ये जस्ट साउथ में बोला है, खुद ही उसने बोल दिया है साउथ में, और ये वेस्ट में बोल दिया है, तो वेस्ट और साउथ के बीच का एंगल तो 90 होता है। तो इसमें तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, हमको ये निकालना है ना। 2 साइड हमको दे रखी हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, और इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस वाली लेंथ को हमने एक्स मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 36 और 2 0 लगा दो, फिर ये कितना हो जाएगा 64 और 2 0 लगा दो, और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को देखो ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 1 0 0 0 0, इतना आ जाएगा। ओके, अब ये तो सिंपल है, स्क्वायर निकालना है तो 2 0 हटा दो, मतलब पेयरिंग कर दो, इन दोनों की पेयरिंग हो गई और इन दोनों की पेयरिंग हो गई, तो एक्स आ गया हमारा 100 आ गया। ठीक है, 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। सिंपल था, इसमें तो पाइथागोरस ही लगनी थी और कुछ नहीं लगना था। फिर नेक्स्ट देखो, ये CSAT 2016 का क्वेश्चन है ना। इसमें देखो क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि एक सिलेंड्रिकल ओवरहेड टैंक है ना। अब क्या है उससे हमें मतलब बिल्कुल नहीं होता है, हमें सिर्फ ये देखना है उसका शेप क्या है, सिलेंड्रिकल है। ओके, क्या है, रेडियस 2 मीटर और हाइट है 7 मीटर, इज़ टू बी फिल्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड टैंक ऑफ साइज। अच्छा, टैंक है, अंडरग्राउंड टैंक, तो ये किस उसका होगा, शेप का, ये रेक्टेंगुलर होगा, है ना, रेक्टेंगुलर बोल लो या तो फिर क्यूबॉइड बोल लो, है ना, क्यूबॉइड होगा। और वैसे भी हमको इसको देख के भी देखो पता चल रहा है, ये जो डायमेंशन दिया है ना हमको, ये 3 दी गई हैं, तो 3 किस में होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट किस में होगा, क्यूबॉइड ही में होगा, क्योंकि डिफरेंट है, क्यूब तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्यूब में तो तीनों चीज़ सेम होती हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने गेस कर लिया कि ये शेप कौन सा है। नहीं, ऐसे तो अंडरग्राउंड टैंक किसी भी साइज़ का हो सकता था, शेप का हो सकता था, सर्कल भी हो सकता था, है ना। तो ऐसे हम लोग ने गेस कर लिया। अब देखो क्या बोल रहा है कि हाउ मच पोर्शन ऑफ द अंडरग्राउंड टैंक इज स्टिल फिल्ड विद द वाटर आफ्टर फिलिंग द ओवरहेड टैंक कम्प्लीटली। मतलब इस सिलेंड्रिकल से हमने टैंक में कुछ पानी डाला समझ लो, तो उसके बाद इसको भरने के बाद भी उसमें कितना पानी बच गया, कितना परसेंट, कितना पोर्शन पूछा है ना, हाँ पोर्शन। ठीक है, परसेंट बोल लो, पोर्शन बोल लो या रेशियो बोल लो, सब एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये हमको निकालना है। तो इसमें सिंपली क्या करेंगे, एक तरह से हम लोग को वॉल्यूम ही तो देखना है कि कितना वॉल्यूम उसका बच गया, तो दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर देना होता है ऐसे क्वेश्चन में। तो देखो सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता कितना है, πr² होता है ना। तो इसी को ये देखो हम लोग रख देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैंक समझ लो, है ना। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया हमारा πr²h, और इसका हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यही रेशियो हमको निकालना है बस। तो इसमें देखो पाई को हम लोग 22/7 रख देते हैं, और फिर r², r कितना है, 2 मीटर है, तो 2 × 2 कर देते हैं। फिर h है हमारा 7 मीटर। ठीक है, फिर अपॉन में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये है 5.5 × 4 × 6। ठीक है, तो अब इसमें देखो काटो, 7 से 7 कट गया, और 4 से ये देखो 2 × 2 4 है। ओके, ये हो गया। अब अगर इसको हम डेसिमल हटा दें 5.5 का, तो ऊपर 10 चला जाएगा। अब ये देखो 11 2 22 और 11 5 55 हो गया। ओके, और 2 से 6 काट दो तो ये हो गया 3। ओके, तो अब कितना आ गया, देखो ये ऊपर बचा हमारा 10 और नीचे बचा 5 3 15, मतलब 2/3 आ गया। ओके, तो 2/3 हमने खाली कर दिया है ना, 2/3 हमने खाली कर दिया है, मतलब 2/3 हम लोग ने सिलेंडर से निकाल के टैंक में डाल दिया। तो अगर 2/3 हमने खाली कर दिया तो बचा कितना होगा, 1/3, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है,
क्योंकि टोटल कितना होता है, टोटल 1 होता है। इसमें हमने 2/3 खाली कर दिया, मतलब माइनस कर दिया। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 तो आएगा। ठीक है, तो ऐसे आंसर हो जाएगा ए वाला 1/3। नेक्स्ट देखो, ये वाला और भी ईजी है। क्या बोल रहे हैं इसमें, अ पीस ऑफ टिन इज इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगल। इसमें देखो दे ही दिया है, रेक्टेंगल है, हैविंग लेंथ 12 सेंटीमीटर और विथ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 × 8 इतना ही एरिया हो जाएगा टिन का। टीन के डब्बे का बात हो रही है यहाँ पे बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ये फिर शीट की बात हो रही है, क्योंकि 2D फिगर है ना, तो टिन का एक शीट है, वो 12 सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, सेंटीमीटर लिख लेते। दिस इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट अ क्लोज्ड क्यूब। इससे एक क्यूब बनाया जा रहा है। तो बताओ क्यूब की जो साइड है वो कितनी होगी, ये पूछ रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, जब भी ऐसे एक क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें 2D फिगर होता है और उसमें मतलब बराबर करना होता है, तो जैसे हम लोग अगर 3D फिगर होता है ना, 3D फिगर होता है, उसमें बोल देता है कि क्यूब से क्यूबॉइड कर दिया, है ना, या तो फिर सिलेंडर से, जैसे ऊपरी वाली में हम लोग ने अभी देखा था कि सिलेंडर से रेक्टेंगल में डाल दिया। तो इस केसेस में हम लोग वॉल्यूम इक्वेट करते हैं। बट अगर 2D फिगर है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एरिया, सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया होगा उसको इक्वेट कर दो, सिंपल। ठीक है, तो वही इसमें देखो हम लोग करते हैं। इसका एरिया कितना है, सरफेस एरिया, ये तो मतलब रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का सरफेस एरिया तो क्या ही है ना, मतलब एरिया ही के बराबर होगा। और क्यूब का कितना होता है सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया अभी हम लोग ने पढ़ा था 6a² होता है। अगर साइड हम लोग a मान लें तो सरफेस एरिया 6a² हो जाता है। तो बस इसको 6a² के बराबर कर दो। ठीक है, तो 6 2 × 12 हो गया, तो ये कितना हो गया 16, और a² = 16 हो गया। तो a कितना हो गया यहाँ से 4। ठीक है, तो बस 4 आंसर हो गया। यही पूछा था हमसे, और कुछ नहीं पूछा था, ज़रा सा क्वेश्चन था। अब ये देखो, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके, इसको हम लोग समझते हैं। देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले AB इज़ अ वर्टिकल ट्रंक ऑफ द ह्यूज ट्री, है ना। एक कोई ह्यूज ट्री है, उसका ट्रंक है AB, है ना। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, सपोज करो ये हो गया हमारा ट्रंक, ये हो गया ट्रंक, ये हो गया AB। फिर देखो क्या बोल रहा है, A being the point where base of the trunk touches the ground। अच्छा, नीचे होगा, A होगा, है ना, ये हम लोग ने गलत लिख दिया। चलो दोबारा ही बना लेते हैं अच्छे से, ये हो गया, समझ लो। ओके, A नीचे है इसके, B ऊपर है, ये बोल दिया इसने। फिर देखो क्या बोल रहा है कि ड्यू टू अ साइक्लोन, एक साइक्लोन आया, उसकी वजह से ये जो ट्रंक है ना ये टूट गया। कहाँ पे, C पॉइंट पे, विच इज़ एट हाइट ऑफ 12 मीटर्स, मतलब नीचे से 12 मीटर की दूरी पर है। ओके, ब्रोकन पार्ट इज पार्शियली अटैच्ड टू वर्टिकल पोर्शन ऑफ अ ट्रंक एट C। मतलब वो जो जहाँ से टूटा है, सपोज करो जैसे यहाँ से टूटा होगा, है ना, यहाँ से टूट गया, ये साइक्लोन आया और यहाँ से ये टूट गया। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये कितनी हमको दे रखी है, ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या होगा, जैसे अगर यहाँ से टूटेगा तो ये वाला जो पार्ट है ना ऊपर वाला, ये ऐसे नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। और यहाँ से ये पार्शियली जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये बोला है ना पार्शियली अटैच्ड, तो मतलब यहाँ से ये जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग फिर गिरा हुआ दिखा देते हैं। सपोज़ करो ये यहाँ से ऐसे ज़मीन पर गिर गया, ग्रीन वाला हो गया गिरने के बाद वाली पोजीशन। ठीक, फिर देखो क्या बोल रहा है कि इफ़ द एंड ऑफ ब्रोकन पार्ट B, है ना, ये था ना ब्रोकन पार्ट B, टचेस द ग्राउंड एट D, मतलब ये वाला पॉइंट है D। ठीक है, B जब गिरा तो ये जहाँ पे ग्राउंड को टच कर रहा है, ये ग्राउंड है हमारा, तो जहाँ पे टच कर रहा है वो पॉइंट हो गया है हमारा D। तो इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं D, ये हो गया D पॉइंट। फिर देखो विच इज़ एट डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम A, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये 5 मीटर है, ये हो गया हमारा 5 मीटर। ठीक है, देन द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्रंक इज़, तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, पाइथागोरस का हो गया बस, है ना। इसमें क्या हुआ है देखो, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो टूटा था ना जितना पार्ट ऊपर से, वही तो यहाँ पे गिरा है, कुछ एक्स्ट्रा तो गिरा नहीं है, सिर्फ जो इतना टूटा था वही है। तो जितनी लेंथ ये होगी उतनी ही लेंथ ये होगी, है ना। तो बस यही हमको निकाल लेना है, और इसी को हम लोग फिर क्या करेंगे 12 में ऐड कर देंगे, मतलब 12
और इसको मान लो ये समथिंग x आया है, ठीक है। तो बस इसको x अगर हम मानेंगे तो ये भी x हो जाएगा, तो 12 + x ये हो जाएगी हमारी टोटल हाइट, यही हमसे पूछा है। तो निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे पाइथागोरस लगाओ, तो x² = 12² + 5²। ओके, अब इसमें देखो कितना होगा, ये होगा 144 और ये होगा 25। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 9, 6 और 1, मतलब 169 आ गया। तो 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, ठीक है। तो 13 आ गया हमारा x, तो ये लेंथ आ गई 13, तो ये भी 13 हो जाएगी। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 13 + 12 मतलब 25 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, इजी था क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ये हाइट एंड डिस्टेंस वाले हैं, है ना, तो उसी का भी आ जाता है। अब इसका आप कमेंट में आंसर बताना, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, अ विलेज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 4000, मतलब कितनी पॉपुलेशन है, 4000 की है, जिनको 150 लीटर पानी चाहिए होता है एक लोग को एक दिन में, ठीक है। तो उनके पास जो टंकी है वो इतने उसी वॉल्यूम की है। तो बताओ इतने वॉल्यूम की अगर टंकी फुल है और इतने लोग हैं, इतने लोगों को पर डे इतना चाहिए होता है, तो कितने दिन वो सरवाइव कर जाएंगे, मतलब कितने दिन में वो लोग ये टंकी खाली कर पाएंगे, ये बताना है बस। तो कुल मिला के हमको वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, और इनको कितना चाहिए, 4000 × 150 डिवाइड कर देना है, सिंपल, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताना। बाकी वीडियो कैसी लगी उसका फीडबैक देना, और इसकी आपको PDF चाहिए हो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।